महाराजा सूरजमल जाट नहीं थे, राजपूत वंश से थे। ये उतना ही सच है जितना महाभारत में युधिष्ठिर ने द्रोणाचार्य से कहा था कि अश्वत्थामा मारा गया। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का बेटा नहीं बल्कि एक गज था। हनुमान बेनीवाल द्वारा मुगल राजपूतों पर दिए गए बयान कि कुछ राज परिवार अपनी राजगद्दी के लिए समझौते किए थे, ये बात इतिहास में लिखी गई है, हम सबको पढ़ाई गई है। इसके बाद विवाद शुरू हो गया और कर्णी सेना के अध्यक्ष राज शेखावत ने बेनीवाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और ऐलान कर दिया कि 8 जून को नागौर में इस बयान के विरोध में सम्मेलन करेंगे। अब जाहिर सी बात है, उस सम्मेलन का क्या उद्देश्य था यह हम सबको मालूम है। कर्णी सेना हनुमान बेनीवाल के बयान को लेकर आक्रोश में थी और उसको लेकर वह सम्मेलन करना चाहती थी। तो इधर जवाब में तेजा सेना भी मैदान में आ गई। तेजा सेना ने हनुमान बेनीवाल को समर्थन करते हुए कहा कि समाज के किसी भी व्यक्ति पर अगर दूसरे समाज के लोग कुछ भी अभद्र टिप्पणी की या धमकी देने की कोशिश की तो जाट समाज भी एकजुट है, उसका मुकाबला करेगा। इसके साथ साथ ही ऑल राजस्थान जाट महासभा, अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद और समाज के कई संगठनों ने बेनीवाल का समर्थन करते हुए कर्णी सेना को चुनौती दी कि अगर हनुमान बेनीवाल को डराने धमकाने की कोशिश की जाएगी तो हम बेनीवाल के साथ खड़े हैं, डटकर आपका मुकाबला करेंगे। बीते दिनों से दोनों समाज के लोगों के द्वारा एक दूसरे पर आरोपों का दौर चल रहा था। मानो ऐसा माहौल हो गया कि दोनों मार्शल कौम अगर उस दिन नागौर आ जाएं तो कोई भी अनहोनी हो सकती है जो कि सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ सकती है। उसी को देखते हुए कर्णी सेना के इस आयोजन को लेकर श्री अमर एजुकेशनल सोसाइटी नागौर और जाट समाज समन्वय समिति नागौर ने प्रशासन से इस आयोजन को अनुमति न देने की अपील की। प्रशासन ने दोनों पक्षों को देखते हुए सामाजिक सौहार्द नहीं बिगड़े, कानून व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए कर्णी सेना द्वारा आयोजित की जा रही सभा को अनुमति देने से मना कर दिया। कल नागौर कलेक्टर ने आदेश जारी कर नागौर में 5 जून से 20 जून तक धारा 163 लागू कर दी गई। सार्वजनिक सभाओं जुलूसों पर पूर्णतः रोक लगा दी गई। धार्मिक त्योहार, विवाह समारोह व शव यात्रा पर किसी भी प्रकार की रोक नहीं लगाई गई। इसको लेकर दोनों समाजों के बुद्धिजीवी लोगों ने कलेक्टर के इस आदेश की सराहना की और बताया कि दोनों समाजों में सामाजिक सौहार्द बना रहे, इसके लिए जरूरी कदम था जिसे प्रशासन ने उठाया है। इस आदेश के बाद तेजा सेना ने बताया कि वह किसी भी तरीके की कोई भी ऐसी पहल नहीं करेंगे जिससे सामाजिक सौहार्द बिगड़े, लेकिन उनका खरनाल जाने का और तेजाजी मंदिर में दर्शन करने का प्रोग्राम यथावत रहेगा। अब देखना होगा कि कर्णी सेना इस आदेश के बाद अपनी क्या रणनीति बनाती है। क्या आदेश के विरुद्ध जाकर वह सभा करेंगे या फिर नागौर की जगह कोई और जगह तय कर इस सभा का आयोजन करेंगे। अभी तक जानकारी में आया कि कर्णी सेना की तरफ से या फिर राज शेखावत जो कर्णी सेना के अध्यक्ष हैं, उनकी तरफ से इस आदेश के ऊपर कोई भी टिप्पणी नहीं की गई है। अब आते हैं उस सवाल पर जो सवाल मैंने वीडियो की शुरुआत में किया था कि महाराजा सूरजमल जाट नहीं राजपूत वंश से आते हैं। क्या वाकई ये सच है? क्योंकि महाराजा सूरजमल की 13वीं पीढ़ी के वंशज यानी कि अनिरुद्ध सिंह भरतपुर ने कई बार यह जिक्र किया कि महाराजा सूरजमल करौली के जादौन वंश से आते हैं, उनका राजपूतों से पुराना रिश्ता है। लेकिन यह उतना ही सच है जितना मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था कि महाभारत में भी यह कहा गया था कि अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का बेटा नहीं था, वह एक हाथी का नाम था। अनिरुद्ध जो कुछ बोल रहे हैं और जो तथ्य दिखाकर अपनी बात कह रहे हैं वह गलत नहीं है, लेकिन वह सही भी नहीं बताई जा रही है। और कहते हैं कि अधूरा सच पूरे झूठ से ज्यादा खतरनाक होता है और यहां भी यही हो रहा है। तो आइए थोड़ी इतिहास की बात करते हैं। नमस्कार। डीएनए जब बदलता है बदल जाता है अंश, हिरण्याक्ष के प्रहलाद हुए उग्रसेन के कंस। आज हम इतिहास के उस पन्ने को पलटने जा रहे हैं जहां सवाल है क्या महाराजा सूरजमल वाकई जाट थे या उनका संबंध किसी राजपूत वंश से था। सवाल सिर्फ पहचान का नहीं, सवाल है उस ऐतिहासिक सच्चाई का जिसे समय और सत्ता ने कई बार ढकने की कोशिश की। महाराजा सूरजमल, जिन्हें भरतपुर के लोहा पुरुष के नाम से जाना जाता है, सिनसिनवार जाट वंश से आते थे। इनका वंश जदू या यदु वंशीय जाटों से जुड़ा बताया जाता है, जिनका आगमन गजनी, सियालकोट और लाहौर होते हुए भारत के पश्चिमी हिस्सों में हुआ। इतिहासकारों के अनुसार भरतपुर के ये सिनसिनवार जाट किसी भी राजपूत वंश से सीधे तौर पर संबंध नहीं रखते हैं, लेकिन कालांतर में वर्ण व्यवस्था और सामाजिक स्वीकृति के दबाव के बीच एक नई वंशावली गढ़ी गई। इस वंशावली में एक पात्र आता है बालचंद, जिसकी कथित तौर पर 2 पत्नियां थी। राजपूत पत्नी से कोई संतान नहीं हुई, जबकि जाट पत्नी से जन्मे पुत्र से ही भरतपुर राजवंश की नींव रखी गई, ऐसा बताया गया। इस कहानी के पीछे मकसद था कि राजपूतों से संबंध जोड़कर क्षत्रियता को वेद करना
और इसी के सहारे भरतपुर राज परिवार को बाद में जादौन वंश और करौली के राजपूतों से जोड़ने की कोशिश की गई। कुछ इतिहासकारों ने इस वंशावली को एक बनावटी वंशाभिलेख भी करार दिया है, जिसका उद्देश्य सामाजिक स्वीकार्यता और ब्राह्मणों से राज्याभिषेक की वैधता प्राप्त करना था। यह कोई पहला उदाहरण नहीं था। विजयनगर साम्राज्य हो या नेपाल के राजा, कई राजपूत वंशों ने स्वयं को सिसोदिया और सूर्यवंशी बताकर क्षत्रियता का प्रमाण गढ़ा। लेकिन सवाल यह है, क्या यह वंशावली बनाकर क्षत्रियता का प्रमाण देना यह तय करता है कि उनकी जाति क्या है? क्या परशुराम के समय संहार के बाद क्षत्रिय शेष बचे थे? अगर नहीं तो फिर आज हर कोई किसी वंश की छाया में क्यों अपनी पहचान गढ़ने को मजबूर है? महाराजा सूरजमल की वीरता, राजनीति और राज्य विस्तार पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। वह न केवल जाटों के बल्कि संपूर्ण उत्तर भारत के महान शासकों में गिने जाते हैं। लेकिन उन्हें राजपुर बताकर उनकी असल पहचान एक स्वाभिमानी, स्वतंत्र और प्रगतिशील जाट योद्धा की छीनना इतिहास से अन्याय होगा। तो याद रखिए, राजा वो होता है जो शासन करता है, ना कि जिसका नाम किसी शुद्ध वंशावली में दर्ज हो। महाराजा सूरजमल इस बात के सबसे प्रमाणिक उदाहरण है। ये जानकारी आपके लिए जुटाई है हमारे साथी प्रेम सिंह सिहाग, उनका शुक्रिया। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। नमस्कार।